चलो फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का आज हम थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द आवर। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं, जो फ्रेंड्स आज हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है ना। हम चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सॉलिड वेस्ट क्या है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है। कैन यू टेल what is mean by pollution? क्या आप बता सकते हो कि फ्रेंड्स पोल्यूशन क्या होता है? तो पोल्यूशन ही यानी फ्रेंड्स एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ओके, ये पोल्यूशन में फ्रेंड्स हम हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, यानी कि कंटेमिनेट करते हैं। और एनवायरनमेंट को खराब करने की ये जो प्रोसेस है, ये आइदर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, यानी हम ह्यूमंस की वजह से होती है, या फिर नेचर में कुछ ऐसे फिनोमेना है, या फिर नेचर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से भी एनवायरनमेंट खराब होता है। तो उसे हम फ्रेंड्स पोल्यूशन बुलाते हैं। कैन यू टेल इन विच डिफरेंट वेज डू आवर सराउंडिंग गेट्स पोल्यूटेड? फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि कौन से वो अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारे सराउंडिंग पोल्यूट होती है? तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स फ्रेंड्स सबसे पहला तरीका है गार्बेज फ्रेंड्स हमारे सराउंडिंग को काफी ज्यादा पोल्यूट यानी काफी ज्यादा खराब कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज, कार्स, ओके, बाइक्स, इनमें से निकलने वाली जो स्मोक है, यानी इनमें से निकलने वाला जो धुआं है, वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, यानी एयर को खराब करता है। फिर फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है, उसे वो इंडस्ट्री डायरेक्टली वाटर में छोड़ देती है, तो उसके वजह से हमारा वाटर भी पोल्यूट हो जाता है, यानी वाटर भी खराब हो जाता है। और फ्रेंड्स हम ज्यादातर वेस्ट डायरेक्टली सॉइल में डालते हैं, तो फ्रेंड्स उसके वजह से सॉइल भी खराब हो जाता है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं फ्रेंड्स जिससे हमारे आसपास की सराउंडिंग पोल्यूट होती है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपसे फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन, यानी फ्रेंड्स एनवायरमेंट को कंटेमिनेट करना, यानी एनवायरमेंट को खराब करना। और खराब कैसे करते हैं फ्रेंड्स? गार्बेज से, ओके, व्हीकल या इंडस्ट्री से निकलने वाली स्मोक से। फिर इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डायरेक्टली वाटर में डाल देती है, उससे हम एनवायरमेंट को खराब करते हैं। दैट मीन्स हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अभी यहाँ फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। चलो ट्राई दिस करते हैं। ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम and make a list of various material in it. Discuss with your teacher how this material can be properly disposed of. फ्रेंड्स अपने क्लासरूम के डस्टबिन में जो अलग अलग गार्बेज कलेक्ट होता है उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसमें क्या क्या मटेरियल दिए गए हैं उसकी लिस्ट बनाई गई। और फ्रेंड्स फिर अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए कि इन सारे मटेरियल्स को किस तरह हम प्रॉपरली डिस्पोज यानी प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ में कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं। कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन आवर हाउस? फ्रेंड्स क्लासरूम में फ्रेंड्स हमें जो गार्बेज मिला उसे तो हम प्रॉपरली डिस्पोज यानी प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट क्या ये सेम चीज घर पे हमारे जो गार्बेज बनता है उस गार्बेज पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप देखें फ्रेंड्स आपके क्लासरूम में आपको कभी कभी पेपर्स मिलेंगे, देन प्लास्टिक बॉटल्स मिलेगी, ओके, कैंस होंगे, ओके, ग्लास बॉटल्स होगी। अगर आप केमिस्ट्री के लैब में हैं तो वहां से आपको टूटी हुई ग्लास बॉटल्स मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारे वेस्ट फ्रेंड्स आपको आपके क्लासरूम में मिल सकते हैं ना। फ्रेंड्स इनकी मैनेजमेंट अभी कैसे की जाए? तो फ्रेंड्स पेपर्स को फ्रेंड्स आप वापस से रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, जिनसे यही पेपर बाद में न्यू पेपर बन के आप इन्हें वापस से यूज कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की बॉटल है वो तो रिसाइकल नहीं है फ्रेंड्स, इन्हें आप रीयूज कर सकते, इन्हें भी फ्रेंड्स आप रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हो, ओके, या भी बॉटल के फॉर्म में है, बाद में इनसे कोई प्लास्टिक की नई चीज भी बन सकती। देन फ्रेंड्स कैंस को भी हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, जहां फ्रेंड्स कैन को पहले मेल्ट करके इनसे कोई और मेटल की चीज बनाई जाएगी। और ग्लास के साथ भी वही है कि ग्लास को मेल्ट करके वापस से इन्हें
बॉटल्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम इन वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। और घर में जो वेस्ट जनरेट होता है फ्रेंड्स, उसे भी आप इसी तरीके से अलग अलग करके डिस्पोज कर सकते हो। ओके। और फ्रेंड्स घर में जो गार्बेज है उसे किस तरीके से डिस्पोज करना है, ये हम आगे इस पॉइंट को स्टडी करते वक्त स्टडी करेंगे। हमारे पास अभी और एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ओके, यहाँ दो पिक्चर है, दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए और डिस्कस कीजिए। What is the main difference between what we see in the two pictures alongside 9.2a and 9.2b? फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन के अलॉन्ग साइड यानी इस क्वेश्चन के साइड में दो पिक्चर्स दी गई, एक है 9.2a और दूसरी पिक्चर है 9.2b। फ्रेंड्स दोनों पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ए पिक्चर में फुटपाथ पे फ्रेंड्स बहुत सारा गार्बेज है और बी फोटो में फ्रेंड्स फुटपाथ एकदम क्लियर है। तो यही वो सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स जो हमें इन दोनों पिक्चर्स में दिख रहा है कि पहले पिक्चर में गार्बेज काफी ज्यादा है यानी सराउंडिंग पोल्यूटेड है, और दूसरे पिक्चर में फ्रेंड्स गार्बेज नहीं है यानी सराउंडिंग क्लीन है। What should we do to permanently maintain the conditions seen in the picture? फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए ताकि बी पिक्चर में हम जो कंडीशन देख रहे हैं वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, यानी हमारे आसपास कंटिन्यू क्लीनलीनेस मेंटेन रहनी चाहिए। तो वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स उसके लिए फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। यानी आपका जितना फ्रेंड्स जो वेस्ट है ज्यादातर वो सॉलिड वेस्ट होता है, तो उसे अगर आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया तो फ्रेंड्स आप हमेशा बी कंडीशन में ही रहोगे, यानी हमेशा आपके पास आसपास क्लीनलीनेस ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि सॉलिड में वेस्ट मैनेजमेंट करते कैसे हैं, जिससे हम हमेशा फ्रेंड्स अपनी सराउंडिंग को बी कंडीशन यानी क्लीनलीनेस में रख सके। Many waste materials are generated through the various daily human activities. फ्रेंड्स हमारी जो रोज की डेली ह्यूमन एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के दौरान काफी सारा वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। ओके, हम काफी सारा वेस्ट मटेरियल बनाते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज के वक्त। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट। और ये जो वेस्ट है फ्रेंड्स जो हमारी डेली एक्टिविटीज से बनता है ये वो सॉलिड वेस्ट होता है। If these waste material are properly disposed of, they can be valuable source of energy. अगर फ्रेंड्स इन वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया गया तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए एक एनर्जी के सोर्स की तरह यूज हो सकते हैं, यानी इन्हीं वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। ओके, जस्ट हमें इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज यानी प्रॉपरली इनकी मैनेजमेंट करनी है फ्रेंड्स, ताकि इन्हें हम एनर्जी के सोर्स की तरह यूज कर सकें। Currently, solid waste is a serious worldwide problem and is cause both water and soil pollution. फ्रेंड्स करंटली यानी अभी फ्रेंड्स फिलहाल सॉलिड वेस्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड काफी एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, यानी वर्ल्ड में हर कंट्री को फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और सॉलिड वेस्ट ना तो सिर्फ फ्रेंड्स वाटर बल्कि सॉइल को भी पोल्यूट करता है। ओके, वाटर के साथ साथ सॉलिड वेस्ट सॉइल को भी पोल्यूट करता है। सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ। फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट एक सीरियस प्रॉब्लम है अगर हम इसे इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ से देखें या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ से देखें और हमारी हेल्थ की तरफ से देखें, तो इन तीनों चीजों के लिए भी फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। जहां पे फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट ज्यादा होगा वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी प्रॉब्लम आएगा। ओके, अगर फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट ज्यादा हो गया तो एनवायरमेंट डिग्रेड होने लगेगी, यानी हमारा एनवायरमेंट फ्रेंड्स धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, बिकॉज ये सॉलिड वेस्ट उस एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इन तीनों चीजों के लिए फ्रेंड्स तीनों चीजों की तरफ से सॉलिड वेस्ट एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है। इट हैज पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट।
बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉज। फ्रेंड्स, सॉलिड वेस्ट ने हमारी ह्यूमन हैबिटेट और हमारे नेचर को इससे काफी ज्यादा एक सीरियस खतरा है, यानी थ्रेट है। हैबिटेट का मीनिंग होता है कि हम जिस जगह रहते हैं, यानी हमारे आसपास की जो जगह होती है उसे हम हैबिटेट बुलाते हैं। तो हमारे आसपास की जो जगह है, हमारा जो नेचर है, उन्हें फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट से काफी ज्यादा एक सीरियस खतरा है, यानी काफी ज्यादा एक सीरियस थ्रेट। बिकॉज ये जो सॉलिड वेस्ट है ये हमारे एयर, वाटर और साथ ही साथ सॉइल को भी पोल्यूट करता है, जिसकी वजह से हमारे नेचर और ह्यूमन हैबिटेट पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स हमें सॉलिड वेस्ट मैनेज करना चाहिए। ओके, डू यू नो ना फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि हर दिन फ्रेंड्स कितना गार्बेज प्रोड्यूस होता है। ओके, इंडिया की कुछ सिटीज के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं। ओके सॉरी, महाराष्ट्र की कुछ सिटीज के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, और वो डेली फ्रेंड्स कितना गार्बेज प्रोड्यूस करती हैं वो आपको यहाँ दिया गया है। Solid waste generation in main metro cities of the state is approximately as follow. फ्रेंड्स, हमारे स्टेट में यानी महाराष्ट्र स्टेट में जो काफी सारी मेट्रो सिटीज हैं, ओके, उनमें फ्रेंड्स डेली कितना सॉलिड वेस्ट तैयार होता है वो आपको दिया गया है, और ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है फ्रेंड्स, नॉट एक्यूरेट वैल्यू। जैसे मुंबई में अगर हम बात करें तो वहां पे फ्रेंड्स 5000 टन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, पुणे में 1700 टन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और नागपुर में फ्रेंड्स 900 टन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और इतने टन का वेस्ट फ्रेंड्स हर दिन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, मुंबई, पुणे, नागपुर में हर दिन फ्रेंड्स इतने टन का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वेस्ट की अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की तो ये पूरा वेस्ट फ्रेंड्स हमारे लिए ही काफी हार्मफुल होगा। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए ये हमें आना चाहिए। On 26 July 2005, a serious flood calamity has arisen in Mumbai. फ्रेंड्स, 26 जुलाई 2005 में मुंबई में फ्रेंड्स बहुत ही एक सीरियस फ्लड आ गई थी, यानी बहुत ही एक बड़ी बाढ़ आ गई थी। Improper solid waste management was one of the main reasons behind this calamity. फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी फ्रेंड्स मुंबई शहर में प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट मैनेज ही नहीं हुआ, जो फ्रेंड्स इस फ्लड का सबसे एक बड़ा रीजन था। Thus, we see that accumulation of solid waste can lead to various calamities. और फ्रेंड्स इसी बात से हमें पता चलता है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो फ्रेंड्स अलग अलग कैलेमिटीज यानी अलग अलग प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। ओके, यानी उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट को हमें एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, यानी सॉलिड वेस्ट को जमा नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉपरली यूज करके उसे प्रॉपरली डिस्पोज कर देना चाहिए ना। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, चलो वो देखते हैं। मेक अ सर्वे ऑफ द बिल्डिंग और द एरिया वेयर यू। फ्रेंड्स, आप जहाँ रहते हो, ओके, जिस बिल्डिंग में रहते हो या जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया या उस बिल्डिंग का फ्रेंड्स सर्वे कीजिए। कैरेक्टराइज द गार्बेज एज डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। और आपके आसपास जितना आपको गार्बेज मिलेगा उसे आपको डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट में क्लासिफाई करना है, यानी उन्हें अलग अलग करना है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन अ वीक। और ये कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड्स कि एक पूरे वीक में कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये फ्रेंड्स इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी किन किन फैक्टर्स की वजह से ये होता है, उसकी एक लिस्ट बनाई। फ्रेंड्स, यहाँ हमें गार्बेज के दो टाइप करने थे, एक है डिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। बट डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल होता क्या है, ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ओके, उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए कि कैन यू टेल, क्या आप ये बता सकते हो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। तो सॉलिड वेस्ट असल में ऐसे सॉलिड मटेरियल होता है
जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। ओके, ये है सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन। ओके, इट इज द सॉलिड मटेरियल विच पोल्यूट्स आवर एनवायरमेंट। सॉलिड वेस्ट फ्रेंड्स ऐसा एक सॉलिड मटेरियल होता है जो हमारे आसपास के एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट? फ्रेंड्स, सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सी अलग अलग चीजें इंक्लूडेड? अगर आप सॉलिड वेस्ट देखें फ्रेंड्स, तो सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, ग्लास बॉटल्स है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है। देन हॉस्पिटल से फ्रेंड्स जो मेडिकल वेस्ट निकलता है वो है। फिर जो खराब हो चुके कंप्यूटर है, टीवीज हैं, ये ई वेस्ट में आते हैं, यानी ये भी एक सॉलिड वेस्ट का टाइप है। ओके, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का वेस्ट है, ये सारी चीजें सॉलिड वेस्ट में इंक्लूडेड। यानी ऐसा कोई भी फ्रेंड्स सॉलिड मटेरियल जो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सॉलिड मटेरियल फ्रेंड्स जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, वो सब के सब फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट में आते हैं। We make use of many material and articles in our daily life. They are of different kinds. Friends, हम अपनी पूरे डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चीजों और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स सारे मटेरियल या सारी चीजें अलग अलग टाइप की होती हैं। Some of them are reusable, but other have to be discarded. उनमें से कुछ मटेरियल को फ्रेंड्स हम वापस से यूज कर सकते हैं, बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डिस्कार्ड यानी फेंकना पड़ता है। However, if they are not properly disposed of, it affects the environment adversely. बट अगर फ्रेंड्स उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज यानी उनकी प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं की गई, तो वो हमारे पूरे एनवायरमेंट पर एक बहुत ही एडवर्सली यानी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स बाद में जाके यही सॉलिड वेस्ट हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अगर हम इसे प्रॉपरली डिस्पोज यानी इसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट ना करें या फिर इसे प्रॉपरली डिस्ट्रॉय ना करें। नाउ फ्रेंड्स, मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। फ्रेंड्स एक लिस्ट बनाइए और डिस्कस कीजिए। अभी वो लिस्ट किस बारे में बनानी है और किस चीज पे डिस्कस करना है, आइए वो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। व्हाट डू यू नोटिस? फ्रेंड्स नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, उसे अच्छी तरीके से रीड कीजिए और फ्रेंड्स आपको वहां पे क्या नोटिस करते हो ये चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमें अलग अलग टाइप के वेस्ट दिए गए हैं और वो वेस्ट फ्रेंड्स कहाँ से आते हैं, उनके सोर्स क्या है, वो सोर्सेस हमें यहाँ पे बताए गए। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट फ्रेंड्स ओके कहाँ से आता है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो वो वेस्ट फूड से आता है, पेपर से आता है, प्लास्टिक पेपर से आता है, फिर प्लास्टिक बैग से आता है। जो वेजिटेबल वेस्ट होता है उनसे बनता है डोमेस्टिक वेस्ट। फिर जो फ्रूट्स की स्किन होती है उनमें फ्रेंड्स डोमेस्टिक वेस्ट आता है। फिर फ्रेंड्स जो ग्लास और शीट मेटल आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे फ्रेंड्स डोमेस्टिक वेस्ट में आते हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमारे घर में हम जितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सारा फ्रेंड्स घर का वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। अगर आप इन चीजों पे इन फ्रेंड्स सोर्सेस पे ध्यान दें तो ये सारी चीजें आपको आपके घर में मिलेगी जिन्हें आप रोज डस्टबिन में डालते हैं। तो फ्रेंड्स आपके घर में आप जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हो वो वही डोमेस्टिक वेस्ट है और उसमें फ्रेंड्स ये सारी चीजें आती हैं। ना फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो नाम सुन के आपको पता लग गया होगा कि इंडस्ट्रीज में फ्रेंड्स जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ये वो। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में अलग अलग यूज किए जाने वाले केमिकल्स, ओके कलर देने के लिए अलग अलग जो यूज होता है पिगमेंट्स वो है। फिर स्लज है, ऐश है, यानी फ्रेंड्स किसी चीज को जब आप जलाते हो तो उसकी जो राख बन जाती है वो है ऐश। फिर मेटल्स हैं, ये सारी चीजें फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट में आती है ना। और ये जो स्लज है, स्लज असल में लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर होता है जो भी एक टाइप का वेस्ट है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको इंडस्ट्रीज से मिलेगी। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट।
फिर आता है फ्रेंड्स हजार्डियस वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल, explosives, infectious materials, etc. Infectious material, etc. Now friends, hazardous waste यानी ऐसा वेस्ट जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है, उसमें सबसे पहला तो है केमिकल्स जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से जनरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जिसमें से रेडिएशन बाहर निकलता है वो। तो फ्रेंड्स एक्सप्लोजन करने वाले मटेरियल्स, ओके, जो एक्सप्लोजन में यूज होते हैं यानी धमाके करने के लिए यूज होते हैं वो मटेरियल्स। और फ्रेंड्स ऐसे मटेरियल जिनसे काफी जल्दी इंफेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हजार्डियस वेस्ट में आती है, यानी ऐसा वेस्ट जो हमारे लिए काफी हार्मफुल है। जो नेक्स्ट टाइप का वेस्ट है फ्रेंड्स वो है फार्म और गार्डन वेस्ट, जो आपको आपके फार्म या आपके गार्डन में मिल जाएगा। जैसे उसमें आते हैं लीव्स, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर ट्रीज की फ्रेंड्स ब्रांचेस आती हैं। फिर फ्रेंड्स जब आप फार्म में क्रॉप्स कट करते हैं तो क्रॉप्स के बचे हुए पार्ट्स आते हैं जैसे कि स्ट्रॉ, ओके, फिर एनिमल यूरिन और एनिमल डंक आता है, यानी एनिमल्स का वेस्ट आता है। फिर फ्रेंड्स पेस्टिसाइड्स आते हैं, यानी क्रॉप में जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें मारने के लिए आप जो केमिकल यूज करते हैं वो है पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स आते हैं। और फ्रेंड्स रिमेनिंग ऑफ द वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स बाकी बचे हुए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स आते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आप आपके फार्म में डालते हो ताकि आपको अच्छे क्रॉप्स मिल सके। ये सारी चीजें भी फ्रेंड्स बाद में आपके लिए वेस्ट बन जाएगी, बिकॉज एक बार क्रॉप की कटिंग हो गई तो उसमें फ्रेंड्स वहां पे जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं वो आपके लिए कुछ यूज के नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें भी वेस्ट में आती हैं। फिर फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट जिन्हें हम ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बुलाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट दिए गए हैं और फ्रेंड्स ये आपको हेल्प भी करेंगे। इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, आप हर चीज को प्रॉपरली उसके वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर पाओगे और फ्रेंड्स हर वेस्ट को अपनी तरीके से आप यूज कर सकते हैं और हर वेस्ट को अपनी तरीके से आप डिस्पोज कर सकते हैं। तो उन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करने से पहले उनका क्लासिफिकेशन होना काफी जरूरी है। एक बार अगर आपने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया उसके बाद आप उनकी मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। तो किस वेस्ट को किस कैटेगरी में डालना है ये सारी चीजें आपको ये टेबल बताता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं, जैसे एसी टीवी सेट्स जो यूज नहीं हो रहे, जो सेल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स और उनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो अभी यूज में ही नहीं है और ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आती हैं। उसके बाद आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट यानी फ्रेंड्स जो वेस्ट आपको हॉस्पिटल से मिलेंगे, जैसे अलग अलग टाइप के बैंडेज, ड्रेसिंग, ग्लव्स, नीडल्स, जो सलाइन बॉटल्स यूज होती हैं वो, फिर अलग अलग टाइप की मेडिसिन, फिर मेडिसिनल बॉटल्स, फिर फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब्स, ओके, कभी कभी तो फ्रेंड्स आपको बॉडी पार्ट्स, ब्लड भी मिलेगा, ओके, जो ऐसे वेस्ट, जो सारी चीजें फ्रेंड्स वेस्ट में आती हैं। फ्रॉम द क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक एंड लैबोरेटरीज। और बायोमेडिकल वेस्ट आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे पहले वो तो क्लिनिक से मिलेगा, आपको हॉस्पिटल से मिल सकता है, ब्लड बैंक और लैबोरेटरी से मिलेगा, ओके। ये सारी वो चीजें हैं, ये सारी वो जगह हैं जहां से आपको ये अलग अलग वेस्ट मिल सकता है, ओके। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको इनमें से किसी भी एक वेस्ट के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तब आपको ये एग्जांपल देने पड़ेंगे। गिव द सोर्सेस, या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव द सोर्सेस ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, यानी डोमेस्टिक वेस्ट कहाँ से आता है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप वहां पे लिख सकते हैं, ओके। इन किसी भी वेस्ट में से फ्रेंड्स एक वेस्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोमेडिकल के वेस्ट के बाद आता है अर्बन वेस्ट। अब ये अर्बन वेस्ट क्या है? Waste generated through household industries and large commercial and industrial establishments. फ्रेंड्स जो वेस्ट हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज, यानी जो फ्रेंड्स घर में जो इंडस्ट्रीज बनती हैं, ओके, जो इंडस्ट्रीज घर से ही अपना वर्क करती हैं, वैसी इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जनरेट होता है। फिर बड़े बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी बड़े बड़े जो ऑफिसेस होते हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है।
वो सारी चीजें अर्बन वेस्ट में आती हैं। इनमें आते हैं फ्रेंड्स कैरी बैग्स, ग्लास, मेटल पीसेस, फिर अलग अलग मेटल्स की रॉड, फिर थ्रेड, रबर, पेपर, कैंस फ्रॉम द शॉप, फिर वेजिटेबल, मीट मार्केट और कंस्ट्रक्शन वर्क वेस्ट। ये सारी चीजें फ्रेंड्स अर्बन वेस्ट में आते हैं। इन फ्रेंड्स जितने भी टाइप के ऑफिसेस हैं, ओके, जितनी भी इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो घर से अपना वर्क करती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स उन वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है वो अर्बन वेस्ट में आता है। फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसमें से फ्रेंड्स रेडिएशन बाहर निकलता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक स्ट्रॉन्टी, फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव मटेरियल में ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कंटिन्यूअसली ब्रेक होते रहते हैं, ओके, और उनमें से कंटिन्यूअसली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में बाहर आती रहती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रेंड्स हमारे लिए काफी हार्मफुल है। तो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इनमें तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे, जिनमें सबसे पहले स्ट्रॉन्टियम, फिर सेरियम, फिर बेरियम। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। फिर जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर में फ्रेंड्स हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूज होता है, ओके। हैवी वाटर भी फ्रेंड्स H2O ही होता है, बट यहाँ फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन यूज किया गया होता है वो हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं, बल्कि फ्रेंड्स हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, ओके। उसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर तो 1 होता है बट एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, ओके। ये वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इससे जब हम वाटर बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसे हेवी वाटर बुलाया जाता है, ओके। आइसोटोप यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जस्ट एटॉमिक मास नंबर अलग होता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव वेस्ट में आती हैं और ये जनरेट कहाँ से होती है, यानी ये बनती कहाँ से? तो फ्रेंड्स जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं, फिर जो यूरेनियम माइंस हैं, यानी जहाँ से हम यूरेनियम निकालते हैं, फिर फ्रेंड्स जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं और जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स है, ये जहाँ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए जाते हैं, उन सारी जगह से फ्रेंड्स आपको ये सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलेंगे, ओके। जिनमें से फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल, तो एक टाइप का वेस्ट है। उसके बाद आता है सबसे एंड में माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट यानी फ्रेंड्स जो खुदाई का काम चलता है उसमें से जो वेस्ट बाहर निकलता है वो। तो फ्रेंड्स इसमें से सबसे ज्यादा तो हैवी मेटल्स के रिमेन्स होते हैं, यानी हैवी मेटल्स का यहाँ मीनिंग है जिसका वेट काफी ज्यादा होता है, जिसमें आते हैं लेड, आर्सेनिक और कैडमियम। ये सारे मेटल्स फ्रेंड्स जब माइनिंग में बच जाते हैं तो वो भी फ्रेंड्स एक टाइप के वेस्ट बन जाते हैं, बिकॉज आगे हम उनका यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स ये थे अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट, और इस टेबल की वजह से आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कोई वेस्ट है तो उसे आपको किस कैटेगरी में डालना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स हर कैटेगरी की एक अलग वेस्ट मैनेजमेंट होती है। तो वेस्ट को अगर आपने प्रॉपरली अपनी कैटेगरी वाइज यानी उनके क्लासिफिकेशन वाइज सेपरेट कर ली तो आप उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखने वाले हैं वो 2 कैटेगरीज जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, ओके। सबसे मेन कैटेगरीज जिनमें आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये दोनों वेस्ट क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।